अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर इमरान है और मेरा ताल्लुक़ बरगद से है। आज हम जिस मौजू पे बात करने में लगे हैं उस मौजू पे शायद इतनी नॉलेज सबके पास नहीं होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनरल पब्लिक में इसकी अंडरस्टैंडिंग शायद थोड़ी कम है। मेरे हाथ में पंजाब यूथ पॉलिसी है। पंजाब यूथ पॉलिसी एक ऐसी जामा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर बहुत से यूथ के इश्यूज़ को कैटर किया जाता है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्शन 4.3 जो यूथ एंड हेल्थ के ऊपर बात करता है, उसमें इसके ऊपर डिफरेंट गाइडलाइंस जो हैं वो मौजूद हैं। तो हमारे साथ मौजूद है फैसल शबीर, जो कि 7-8 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप ज़रा बताइएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ तो हम इसको दो अलग फेजेस में अगर डिफ़ाइन करें तो सेक्सुअलिटी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करती है और रिप्रोडक्शन के बारे में बात करती है। जैसा कि हमें पता है कि रिप्रोडक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है। दुनिया में इंसानों को और बहुत सारी और स्पीशीज़ को इस रिप्रोडक्शन के सिस्टम से गुज़रना पड़ता है। सो वो जितना भी रिप्रोडक्शन सिस्टम और प्रोसेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, और वो पूरे के पूरे जो सिस्टम्स हैं उसका जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ है और रिप्रोडक्टिव नॉलेज है। और इसी तरह जो सेक्सुअलिटी है, सेक्सुअल एजुकेशन है या सेक्सुअल इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में, सेक्सुअल अपीयरेंस के बारे में बात करती है, जिसकी इजी एग्जांपल ये है कि मेल और फीमेल में मर्द और औरत का जो डिफरेंस है वो बेसिकली आपकी सेक्सुअलिटी की वजह से आपको पता चल रहा होता है। सो अगर मैं इसको ये कहूँ कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स हैं वो दे आर फंडामेंटल राइट्स, तो ये गलत नहीं होगा। फैसल, ये बताइए कि एसआर एज की नौजवानों के लिए क्या अहमियत है और ये नौजवानों के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? नौजवानों के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि हम देखते हैं कि लाइफ का एक पूरा साइकिल है। बच्चा छोटा होता है, बच्चा अपने बचपन में आता है, बचपन से वो लड़कपन में आता है, तो वो बचपन से लड़कपन में आने का जो एक ट्रांजिशनल फ़ेज़ है, उस ट्रांजिशनल फ़ेज़ में उसको बहुत सारे बॉडीली चेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जिसको हम पुबर्टल एज भी कहते हैं। पुबर्टल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, उसको वो फेस करने पड़ते हैं, आया वो लड़का है या वो लड़की है। जब वो सारे फेज़ में से गुज़र रहा होता है, हमारे यहाँ हमारी सिस्टम में कहीं भी, ना ही एजुकेशन सिस्टम में, ना ही हमारे इवन के घरों में ऐसा कोई सिस्टम अवेलेबल है जहाँ पे उनको उस चीज़ के बारे में एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। जब उनको वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती तो बच्चों के अंदर खौफ पैदा होता है उस बदलती सिचुएशन को देख के। जो उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, उनके अंदर खौफ पैदा हो रहा होता है। उस खौफ की वजह से वो डिफरेंट और जगह से वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि वो अपने पीयर से, अपने दोस्तों से, अपने एज फेलोज़ से इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। अब उनके जो एज फेलोज़ हैं, उनके जो पीयर्स हैं, उनके पास भी वो इन्फॉर्मेशन उतनी ही होगी, उनके पास कोई अप्रोप्रिएट या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। देन वो कंसल्ट करते हैं क्वैक से। गली महलों में हमें नज़र आते हैं बहुत सारे क्वैक्स हैं। जब वो क्वैक से कंसल्ट करते हैं तो वहाँ से भी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, क्योंकि वो भी एक अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन का चैनल नहीं है। इस सारी सिचुएशन में और इस खौफ की वजह से हमें एक और डायलेमा देखने में आता है, जिसको हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ कहते हैं, कि बच्चे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ऑथेंटिक सोर्स नहीं है इन्फॉर्मेशन का। इसी तरह उनका जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, उसके अंदर ये इनकॉर्पोरेट होना चाहिए कि वो जो ट्रांजिशनल फ़ेज़ उस ज़िंदगी में उस बच्चे के आ रहा है, उसके पास एक प्रॉपर और कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसलिए ये नौजवानों के लिए ज़रूरी है। मतलब मैं इसको इसलिए कहता हूँ कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि किसी भी तरह की नेगेटिव एक्टिविटी में इंडल्ज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अगर उनको पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। फैसल, आपको लगता है कि क्या हमारे सेहत के सिस्टम में नौजवानों के एसआरएच मसाइल को हल करने की सख्त मौजूद है? हम कह सकते हैं वो है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत गैप है, उसमें बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। उसको और ज़्यादा यूथ फ्रेंडली होने की और स्ट्रेंथन होने की ज़रूरत है उस सिस्टम को। हमें पता है कि नौजवान बच्चे हैं, अगर उनको कोई भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड या सेक्सुअलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सेक्सुअलिटी डिसऑर्डर है, या इवन कि उनको कोई काउंसलिंग भी चाहिए, तो उनको सर्विसेज लेने के लिए जब किसी भी जगह जाना होगा, किसी भी हेल्थ फैसिलिटी पे जाना होगा, तो उनको वहाँ पे करना होगा। तो वो अफोर्डेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट कंसीडर करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो एलिमेंट है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी का। हम देखते हैं कि कोई भी नौजवान अगर किसी भी फैसिलिटी पे कोई सर्विस लेने गया है, तो वो अब जो सर्विस प्रोवाइडर है वो पहले से एक जजमेंटल बिहेवियर सेट करके बैठा होता है कि ये डेफिनेटली किसी नेगेटिव एक्टिविटी में इंडल्ज हुआ था या हुई थी, जिसकी वजह से उसको ये
फेस करना पड़ रहा है। सही, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं यूथ फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज का और इन्फॉर्मेशन का, तो ये बताएं कि यूथ पॉलिसी का तो हमने जिक्र किया, लेकिन इसके अलावा ऐसे कौन सी हुकूमती इक़दामात हैं या कवानीन हैं, पॉलिसीज़ हैं जो कि इस SRH को यकीनी बनाने की बात करते हैं? सो अनफॉर्चुनेटली अभी हम अभी इसमें बहुत पीछे हैं, हम अभी बहुत पीछे हैं। कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जो नौजवानों के कॉम्प्रिहेंसिव SRHR इश्यूज़ के बारे में बात करती हो या डिस्कस करती हो। हम देखते हैं कि पॉपुलेशन पॉलिसीज़ हैं, लेकिन पॉपुलेशन पॉलिसी भी ज़्यादा बात करती है मैरिड कपल्स के लिए। एक्चुअल इसको इंटीग्रेट होना चाहिए हेल्थ पॉलिसी के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूथ फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज का जो पूरा एक कंपोनेंट है उसको इंटीग्रेट होना चाहिए हेल्थ सिस्टम के अंदर, हेल्थ सर्विसेज के अंदर, क्योंकि हेल्थ सर्विसेज हर जगह पहुंच रही हैं, फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मतलब हम देखते हैं कि हमारी रूरल सेटिंग्स में एक बेसिक हेल्थ यूनिट का, रूरल हेल्थ सेंटर्स का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर अवेलेबल है। सो हमें वहाँ पे उन यूथ फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। तो वो जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ पॉलिसीज़ हैं, उसके अंदर उसको डालने की ज़रूरत है। और उसके साथ हमें जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं उसमें भी SRHR की इन्फॉर्मेशन को डालने की बहुत ज़रूरत है, जिसकी वजह से नौजवानों को एटलीस्ट वो इन्फॉर्मेशन एक प्रॉपर और ऑथेंटिक चैनल से मिलने की शुरू हो जाए। फैसल, ये बताएं कि SRHR रिलेटेड मामलात को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं हमारी सोसाइटी में? मेजर चैलेंज और हम सब जानते हैं कि सोशल टैबू, अभी तक हम इतने पढ़े लिखे कौम होने का दावा करते हैं, लेकिन स्टिल ये हमारी सोसाइटी में एक सोशल टैबू है। लोग इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते। उसके बाद हम देखते हैं कि एक जनरेशन गैप है हमारे यहाँ सोसाइटी में। वो नौजवान जो अपने उस ट्रांजिशनल फेज़ में होते हैं, उस पबर्टल एज में होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं मिल रही होती या कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा होता कि उनकी और उनके जो वालिदैन हैं उनके बीच में एक गैप है। मतलब वो इतने फ्रेंडली नहीं हैं, वो वहाँ घरों में ऐसी डिस्कशंस नहीं हो रही होती। जो हमारे पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी कवानीन हैं, वहाँ पे भी शायद सोशल टैबू होने की वजह से इसको इतना ज़्यादा एड्रेस नहीं किया जाता, इसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। लेकिन ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मतलब मुझे इतने साल हो गए काम करते हुए, तो मैंने देखा है कि लोगों के बिहेवियर में चेंज आ रहा है। और डेफिनेटली जो चेंज है वो कभी ओवरनाइट नहीं आता, उसको आने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। और अभी हमने रिसेंटली देखा, आपको पता होगा कि सिंध ने एक बिल पास किया लास्ट नवंबर में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर का बिल। मतलब जो एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं अचीवमेंट है कि सिंध ने एक स्पेसिफिकली एक टर्म तो यूज़ की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। डेफिनेटली उसमें अभी बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसको हम कह सकते हैं कि वो इम्प्रूव हो सकती हैं, लेकिन वो हुआ और वो चीज़ें आ रही हैं। सो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो मुझे लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ओवरकम कर लेंगे। थैंक यू फैसल फॉर जॉइनिंग अस।